हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेलुलर एडॉप्टेशंस, जिसको हम एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्सेस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि सेलुलर एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। हमारी बॉडी की हर सेल एक फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, जिसे हेमाटोस्टैसिस कहते हैं। जब किसी सेल पर स्ट्रेस या इंक्रीज वर्कलोड, इंजरी या हार्मोनल चेंजेस या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी या इन्वायरमेंटल चेंजेस का इफ़ेक्ट पड़ता है, तब क्या होता है, सेल इमीडिएटली डैमेज नहीं होती हैं। सबसे पहले सेल अपने आप को सरवाइव करने के लिए एडजस्ट करती हैं। इस एडजस्टमेंट को सेलुलर एडॉप्टेशन या एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्सेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेलुलर एडॉप्टेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी अगर स्ट्रेस या हार्मफुल स्टिमुलाइज रिमूव हो जाएं तो सेल दोबारा अपनी नॉर्मल साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत सीवियर हो या लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहे तो एडॉप्टेशन फेल हो जाता है और सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। अगर इंजरी और भी सीवियर हो जाए तो सेल डेथ, जिसको हम नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि सेलुलर एडॉप्टेशंस मतलब कि सेलुलर एडॉप्टेशंस एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। इसमें सेलुलर एडॉप्टेशंस एक रिवर्सिबल स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल चेंजेस होते हैं जो सेल में स्ट्रेस या इंक्रीज फंक्शन को डैमेज को रिस्पॉन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में होते हैं। इस प्रोसेस का मेन पर्पस सेल को सरवाइव करना और अपने नॉर्मल फंक्शन मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक मेंटेन रखना होता है। ठीक है, अगर जो इसमें हम बात करें सिंपल वर्ड में, जब इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है तो सेल अपने साइज और नंबर और शेप या इन्फेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करके नए कंडीशन की अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। फिर इसमें व्हाई डू सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस, इसमें क्या होता है, बॉडी की सेल कंटिन्यूसली डिफरेंट कंडीशन फेस करती हैं। कभी वर्कलोड या इंक्रीज हो जाता है तो कभी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और कभी क्या होता है, हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है और कभी क्रोनिक इरिटेशन होती है। इन सब कंडीशंस में सेल का मेन गोल सीरियस क्या होता है कि ये सीवियरली सरवाइव करना होता है। इसीलिए सेल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस करते हैं ताकि वो हार्मफुल कंडीशन को टॉलरेट कर सकें। ये चेंजेस भी एडॉप्टेशन रिस्पॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सेलुलर एडॉप्टेशंस की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रिवर्सिबल्स होते हैं। ये मतलब अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो सेल ग्रेजुअली नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये प्रोसेस सेल को इंजरी से बचाते हैं और हेमोस्टैसिस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। और एडॉप्टेशन के दौरान सेल का साइज, नंबर्स, फंक्शंस या टाइप को चेंज हो सकता है और डिपेंडिंग ऑफ क्या होते हैं, ओपन स्टिमुलाई हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में टाइप्स ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन, जिसमें सेलुलर एडॉप्टेशंस के कुछ मेजर टाइप होते हैं, जैसे कि एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, एट्रोफी का मतलब होता है कि सेल की साइज का
डिक्रीज होना, जिसकी वजह से ऑर्गन भी छोटे हो जाते हैं। ये यूजुअली तब होता है जब किसी टिश्यू का यूज़ कम हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है। और इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए अगर जो देखें, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगाने से मसल्स का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मसल्स उससे यूज़ नहीं करती रहती है। इस कंडीशन को मसल्स एट्रोफी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की। तो हाइपरट्रॉफी, इसको क्या मतलब होता है, इसको देखेंगे। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज इंक्रीज होती है लेकिन सेल के नंबर सेम रहते हैं। ये यूजुअली इंक्रीज वर्कलोड की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो जिम में रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी स्केलेटल मसल्स बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह हाइपर टेंशन्स में हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स के साइज और इनलार्ज हो जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एट्रोफी डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में सेल की नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और ड्यू टू द इंक्रीज द सेल डिविजन्स, जिसको हम मिटोसिस बोलते हैं। इस एडॉप्टेशंस में ऑर्गन का साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि नए सेल बने रहते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया होती है और हमारे लीवर प्रैक्टिकल्स रिमूव के बाद रीजनरेट करते हैं, जो कंपल्सरी हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल माना गया है। फिर हम बात करेंगे मेटाप्लेजिया में क्या होता है। मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल एडॉप्टेशन है जिसमें एक मैच्योर सेल दूसरे नेचर से सेल टाइप्स में रिप्लेस हो जाते हैं जो हार्मफुल इन्वायरमेंट को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे कि स्मोकर में नॉर्मल रेस्पिरेटरी कोलुमनर एपिथेलियम ग्रेजुअली सर्टिफाइड स्क्विशस एपिथेलियम में कन्वर्ट होते हैं ताकि जो सिगरेट स्मोक के से प्रोटेक्शंस मिल सके। लेकिन क्या होता है, अगर स्मोकिंग कंटिन्यू रहे तो ये मेटाप्लेजिया फीचर्स में डिसफंक्शन और कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। फिर बात करेंगे सेलुलर इंजरी, सेल इंजरी की। तो जब स्ट्रेस माइल्ड होता है तो सेल एडॉप्टेशन के थ्रू सीवियर सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस सीवियर हो या कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहे तो एडॉप्टेशन इनफ नहीं होती है और सेल इंजरी स्टार्ट हो जाती है। पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जिसमें कॉज जो रिमूव करने पर सेल रिकवर कर सकती हैं। अगर इंजरी रिवर्सिबल्स होती है तो सेल परमानेंटली डैमेज कर सकती है और सेल डेथ में कन्वर्ट हो जाती है। सेल डेथ मेनली दो टाइप्स की होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, सेलुलर एडॉप्टेशन बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मशीन्स है जो सेल को स्ट्रेस के एजेंट सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इसमें सेल अपनी साइज, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी और नंबर्स, हाइपरप्लेजिया या सेल टाइप के मेटाप्लेजिया को चेंज करती है। ये चेंज मोस्टली रिवर्सिबल्स होते हैं और स्ट्रेस रिमूव होने पर सेल नॉर्मल
स्टेज में वापस आ जाते हैं। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहे या बहुत सीवियर हो जाए तो एडॉप्टेशंस फेल हो जाते हैं और सेल इंजरी के बाद नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ हो सकती है। दिस कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेनी डिसीज इन पैथोलॉजी। क्या है एडाप्टेटिव रिस्पॉन्सेस? इसमें क्या होता है कि ये जो है एडाप्टेटिव रिस्पॉन्सेस जनरली रिवर्सिबल्स होते हैं। मतलब अगर स्ट्रेस या हार्मफुल स्टिमुलस रिमूव हो जाए तो सेल फिर से अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस सर्वाइव या प्रोलॉन्गेस्ट हो जाए तो एडॉप्टेशंस फेल हो जाते हैं और सेल क्या होते हैं इंजरी डेवलप हो सकती है। इसमें भी हाँ क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस या इंजरी या फिर हार्मोनल चेंजेस या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और इंक्रीज द वर्कलोड का सामना करती है। नॉर्मली क्या होता है, सेल हीमोस्टेसिस मेंटेन करती है, लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज होते हैं तो सेल अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज करती हैं। इन चेंजेस को एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्सेस या सेलुलर एडॉप्टेशंस कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स resulting in increase in the size of affected organs without any increase in the number of cells। ठीक है, मतलब कि हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल बड़ी हो जाती हैं लेकिन उनके नंबर सेम भी रहते हैं, इसीलिए ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाई डज हाइपरट्रॉफी कॉज? जब किसी ऑर्गन को नॉर्मल साइज बढ़ाया ज़्यादा कम करना पड़ता है तब सेल क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और ओरिजिनल्स बनाती हैं। इसी वजह से सेल क्या होते हैं, साइज इंक्रीज़ हो जाता है। किस कॉज में? जैसे कि हम बताएं, जैसे बात करें फिजिकली कॉज देखें तो एक्सरसाइज से स्केलेटन मसल्स इनलार्ज होने पर, ठीक, या प्रेगनेंसी में यूट्रस का इनलार्ज होना। तो ये पैथोलॉजी के कॉज में देखा जाए तो हाइपरटेंशन में हीट या मसल्स इनलार्ज हो जाती हैं और हमारे क्या होते हैं, हार्ट वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। तो हार्ट मसल्स क्या होती है, इनलार्ज होना। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ द वर्कलोड। जब वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाए, वर्कलोड हमारी बॉडी का बढ़ेगा तो पेशेंट प्रोटीन सिंथेसिस होगी और इंक्रीज़ द मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉन्ट्रासिल प्रोटीन फॉर्म। तो सेल साइज इंक्रीज होगा, ऑर्गन क्या होंगे हमारे, इनलार्ज होंगे। ठीक है, बॉडी बिल्डर की मसल्स या प्रेग्नेंट यूट्रस, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हाइपरट्रॉफी इन द हाइपरटेंशंस। ओके, अगर जो हम क्लिनिकली वे में देखें तो इंटेस्टाइन्स ये बेनिफिशियल होता है कि, लेकिन अगर हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑर्गन की फंक्शन डिक्रीज़ हो सकते हैं, जैसे हार्ट फेलियर्स। ओके, फिर हम बात करेंगे एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स श्रिंकेज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स रिड्यूसिंग इन द स्मॉल ऑर्गन। क्या होता है, एट्रोफी में सेल का साइज छोटा और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स कम हो जाते हैं। किस केसेस में, तो बेड रेस्ट की वजह से या पैरालिसिस की वजह से या माल न्यूट्रिशंस एजेंट्स, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, रिड्यूस बॉडी सप्लाई, या फिर हमारे हार्मोनल डिफिशियंसी या प्रेशर्स बाय ट्यूमर। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ होती है और प्रोटीन
ब्रेक डाउन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और सेल साइज़ भी हमारे डिक्रीज़ होता है, जिससे की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम जैसे कि मसल्स वेस्टिंग्स आफ्टर फ्रैक्चर्स या बोन एट्रोफी इन ओल्ड एज में, किडनी एट्रोफी ड्यू टू द रिड्यूस बॉडी सप्लाई, या यूट्रस आफ्टर मोनोपस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एट्रोफी से ऑर्गन वीक हो जाते हैं और उसका फंक्शन कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाइपोप्लेजिया। इसमें क्या होता है, हाइपोप्लेजिया मीन्स डेवलपमेंट स्मॉल साइज ऑफ एन ऑर्गन्स ड्यू टू द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। ओके, हाइपरप्लेजिया में ऑर्गन बर्थ से ही प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। ऑर्गन प्रेजेंट होता है लेकिन नॉर्मल साइज से छोटा होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, जेनेटिक डिफरेंस होगा या कोग्निशियस डिसीज हो डिसऑर्डर्स होंगे, और इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ इन द डिस्टर्बेंस। ओके, इसमें हाइपरप्लेजिया किडनी में, या फिर हाइपोप्लास्टिक लंग्स, या फिर हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो। तो ये क्या होते हैं, आफ्टर ऑर्गन और फंक्शन नॉर्मल से कम होते हैं। ठीक है, जो हमारे अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे एप्लेजिया। एप्लेजिया इज़ द कंप्लीट और ऑलमोस्ट completed failures of development, so only rudimentary tissue is present। मतलब कि एप्लेजिया में ऑर्गन ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं होते, सिर्फ थोड़ा सा इनमेच्योर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें एप्लेजिया बोन मैरो या conjunctional absence of one kidney, aplastic anemia, bone marrow failure to produce the blood cells। इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया और एप्लेजिया में कुछ डिफरेंट होंगे। ये ऑर्गन हाइपोप्लेजिया क्या करेगा, ऑर्गन को डेवलप बट रिमेन्स स्मॉल्स। ठीक है, और ये एप्लेजिया का होगा, ऑर्गन फेल टू डेवलप प्रॉपरली, ओनली रेडिमेंटली टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, फिर हम बात करेंगे इसी में हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू इंक्रीज द सेल डिवीजन, रिड्यूसिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन्स। हाइपरप्लेजिया में सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाती हैं, इसीलिए ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हम फिजियोलॉजी में देखें तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। ओके, और लिवर रीजनरेशंस। ठीक, पैथोलॉजी में देखें तो बिगनिंग प्रोस्टैटिक्स हाइपरप्लेजिया, जिसको हम BPH बोलते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ये क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट, जिसको हम मिटोसिस बोलते हैं, करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करेंगे, और ऑर्गन क्या होंगे, हमारे इनलार्जमेंट होंगे। ठीक है, ये लीवर रीजनरेशन होगा, बोन मैरो अफेक्टेड, ब्लड लॉस, और ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनलार्ज प्रोस्टेट। ठीक है, तो क्लिनिकल अगर जो हम वे में देखें तो हाइपरप्लेजिया कंट्रोल द प्रोसेस है, अगर स्टिमुलस रिमूव हो जाए तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से हम मेटाप्लेजिया की बात करेंगे तो मेटाप्लेजिया क्या होगा कि मेटाप्लेजिया में इज़ द रिवर्सिबल्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन मेच्योर एडल्ट सेल्स टाइप्स बाय अनदर्स मेच्योर एडल्ट सेल्स टाइप्स। ओके, तो रिप्लेस्ड इरिटेशंस की वजह से एक सेल टाइप दूसरे स्ट्रॉन्ग सेल टाइप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग या क्रोनिक इरिटेशंस, विटामिन ए डिफिशियंसी, एसिड रिफ्लेक्टेड। तो स्मोकिंग में
कोलुमेलस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायरमेंट एपिथेलियम होता है। ये बेरियर इसोफेगस में स्क्वायर एपिथेलियम को कोलुमुलर एपिथेलियम में चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनिशियली प्रोटेक्टिव होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म मेटाप्लेजिया कैंसर को रिस्क बढ़ा दे सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, फिर हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस में ये एक्युमुलेशंस का मतलब होता है इंट्रासेलुलर, इसका मतलब है कि सेल के अंदर नॉर्मल या एबनॉर्मल सब्सटेंसेस का एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट होना। ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, एंजाइम या डिस्फंक्शंस, एक्सेसिव प्रोडक्शंस या डिफेक्टिव रिमूवल्स की वजह से होते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम इसकी बात करें, जब सेल किसी भी सब्सटेंसेस को प्रॉपरली मेटाबोलाइज या रिमूव नहीं कर पाती है तो वो जो है सब्सटेंसेस सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ द इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशंस। तो फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल सेलुलर कॉन्टिन्यूसली। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल हमारी नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिसीज़ की कंडीशन में इनका अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें सेल इंजरी में सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाते हैं और सोडियम और वाटर सेल के अंदर इंटर करता है जिससे सेल स्वेलिंग, जिसको हम हाइड्रोफिक चेंजेस होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में लिपिड की। लिपिड में क्या होता है, ये फैट नॉर्मली लीवर में मेटाबॉलाइज होते हैं और अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो फैट हिपैटोसाइटिस में कलेक्ट हो जाते हैं। फैटी लीवर, जिसको हम हिपैटिक स्टेटोसिस बोलते हैं, ये क्या होता है, अल्कोहल, ओबेसिटी या डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन की वजह से ट्राइग्लिसराइड लीवर सेल में एक्युमुलेट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेशंस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज वॉल के अंदर डिपॉजिट होती हैं और प्लेग बनाती हैं। फिर हम बात करेंगे फैटी लीवर, जिसको हम हेपेटाइटिस स्टेरेसोसिस बोलते हैं। ये क्या होता है, अल्कोहल, ओबेसिटी या डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन की वजह से ट्राइग्लिसराइड लीवर सेल में एक्युमुलेट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेशन में क्या होगा कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज वॉल के अंदर डिपॉजिट होती हैं और प्लेग बनाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्लेग का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, कभी कभी प्रोटीन सेल के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती हैं। ये प्लाज्मा सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एक्युमुलेशंस की वजह से बनते हैं। इसमें देखें तो अल्कोहल लीवर डिसीज़ में डैमेज इंटरमीडिएट फिलामेंट लीवर सेल को के अंडर एक्युमुलेट हो जाते हैं। कि अब हम ग्लाइकोजन्स की बात करें तो डायबिटीज़ मिलेटस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ में कार्बन ग्लाइकोजन एक्सेसिव अमाउंट में सेल के अंदर होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्मल सब्सटेंसेस में। ये सब्सटेंसेस नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस, जिसको हम आउटसाइड द बॉडी बोलते हैं, ये कार्बन और एंथ्रोस्क्लेरोसिस, कॉइल डिस्ट या पोल्यूशंस इनहेल करने से कार्बन जो होते हैं कार्बन लंग्स के माइक्रोफेज में कलेक्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी में हम बात करेंगे इंडोजीनियस पिगमेंट प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी।
तो लिपोफ्यूजन पिगमेंट, इसको वेयर एंड टेयर पिगमेंट कहते हैं। ये एजेंट के साथ ओल्ड सेल में एक्यूमुलेट होते हैं, स्पेशली हार्ट और लीवर में। ठीक है, ये क्या होते हैं, हीमोस्टैटिन, ये आयरन स्टोरेज पिगमेंट है। एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन को हीमोसाइड्रोसिस कहते हैं। ये क्या होते हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफंक्शंस या एक्सेसिव आरबीसीज को ब्रेकडाउन में देखा जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन्स देखा जाए तो बिलीरुबिन्स क्या होता है कि ये आरबीसीज ब्रेकडाउन से बनते हैं। अगर बिलीरुबिन ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं तो स्किन या हमारी आँखों पर येलो हो जाता है। इस कंडीशन को हम जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है, क्या है इसमें हमारा कि अगर जो पूरा हम समराइज फॉर्म में ओवरऑल देखें तो एपोप्टोसिस रिस्पॉन्सेस सेल सर्वाइवल्स मैकेनिज्म है। ये हाइपरट्रॉफी में सेल साइज बढ़ाते हैं और एट्रोपी में सेल साइज कम होती हैं। ठीक, हाइपोप्लेजिया में ऑर्गन बर्थ से छोटा डेवलप होता है और हाइपोप्लेजिया में ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में सेल नंबर बढ़ती हैं और मेटाप्लेजिया में एक मैच्योर सेल टाइप दूसरे मैच्योर सेल टाइप्स के क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसमें इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन की वजह से होते हैं, जहां वाटर, लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन्स या पिगमेंट सेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट हो जाते हैं। इन एक्युमुलेशंस को डायग्नोसिस पैथोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लीवर डिसीज़, डायबिटीज़ मिलेटस या एरेथ्रोस्क्लेरोसिस या आयरन या ओवरलोड और जॉइंटिस जैसे डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प हमारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर जो बात करें इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे। व्हाट इज़ द रिवर्सिबल सेल इंजरी? ओके, तो हमारी जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी ये भी हमारी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच अ सेल डैमेज बाय अ माइल्ड और शॉर्ट टर्म हार्मफुल स्टिमुलस बट द डैमेज इज नॉट परमानेंट। ओके, इट द कॉज ऑफ इंजरी इज रिमूव्ड इन टाइम्स द सेल्स रिकवर completely and return to its normal structure and functions। ठीक है, अगर जो हम सिंपल वर्ल्ड में देखा जाए तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब होता है कि सेल टेम्परेरी डैमेज हो जाती हैं, लेकिन कभी सेल जिंदा हैं और तभी क्या होती है, हमारी सेल जिंदा रहती हैं और रिकवर कर सकती हैं अगर हार्मफुल कॉज जल्दी रिमूव हो जाए, करवा दिया जाए तब। ठीक है, अगर जो देखें नॉर्मल इस स्टेज में क्या होता है कि डैमेज या माइल्ड या टेम्परेरी हो जाती हैं, सेल की मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और न्यूक्लियस भी नॉर्मल हो जाते हैं। अगर इंजरी कंटिन्यूसली ना हो तो सेल कम्प्लीटली रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर हार्मफुल स्टिमुलस रिमूव नहीं किए जाएंगे तो और इंजरी सीवियर हो जाएगी। तो रिवर्सिबल्स इंजरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही सेल डेथ, जिसको हम नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, हम लोगों ने पढ़ा कि एडॉप्टेशंस। ठीक है, एडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ा है आज हमने। इसमें जितने भी टॉपिक हैं जैसे हाइपोट्रॉफी या एट्रोपी, हाइपोप्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ओके, और
इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस के बारे में, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया और पिगमेंट्स हो गए, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स पे स्टडी की है। अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी को, और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है।